अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीकोडर्मा है। इसको विटिलाइगो भी कहते हैं और उर्दू में हम इसे बर्स कहते हैं। लीको का मतलब है वाइट और डर्मा जिल्द को कहते हैं, यानी जिल्द के ऊपर सफ़ेद रंग के दाग या धब्बे पड़ना। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें हमारी जिल्द के ऊपर सफ़ेद रंग के दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं या सफ़ेद रंग के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। एक ऑथर का कहना है कि अगर आपकी जिल्द सफ़ेद है और उसके ऊपर एक स्याह धब्बा पड़ता है तो ये आपकी खूबसूरती की निशानी है। यानी सफ़ेद जिल्द के ऊपर अगर एक काला तिल हो तो ये आपकी खूबसूरती की निशानी है। लेकिन अगर जिल्द काली है, रंगत काली है और उसके ऊपर सफ़ेद धब्बा पड़ना शुरू हो जाए तो ये एक बद्दुआ है, यानी बर्स जिसमें आपकी जिल्द के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे या पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। हमारी जिल्द का जो कलर है, चाहे वो सफ़ेद है, चाहे गंदुमी है, चाहे स्याह है, चाहे काला स्याह है, जिस तरह का भी हमारी जिल्द का कलर है, ये कलर हमारी जिल्द के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको मेलानिन कहते हैं। उसकी वजह से है। जितनी तादाद मेलानिन की हमारी जिल्द के अंदर पाई जाएगी वैसा ही हमारा कलर बनेगा। अगर ये पिगमेंट जो है तादाद में बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो हमारी रंगत या तो काली होगी या काली स्याह होगी, और अगर ये तादाद में कम पाया जाता है तो हमारी जो रंगत है वो गोरी होगी या बहुत ज़्यादा गोरी होगी। तो अगर ये पिगमेंटेशन ना हो या इस पिगमेंट का लॉस हो जाए, पार्शली लॉस हो जाए या कंप्लीट लॉस हो जाए, तो हमारी जिल्द के ऊपर सफ़ेद रंग के दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम बर्स कहते हैं। अगर बर्स की या लीकोडर्मा की मैं डेफिनेशन करूं तो इससे मुराद एक ऑटोइम्यून डिजीज़, यानी ख़ुद ब खुद पैदा होने वाला एक मर्ज़ जिसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हमारा अपना हिफाजती निज़ाम हमारे अपने ही जिस्म के हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बर्बाद करना शुरू कर देता है, और नतीजे में ये मर्ज़ जो है पैदा हो जाता है। ये मर्ज़ किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में भी पाया जा सकता है, जवानों में भी पाया जा सकता है। आप अगर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार गए और आप 60 साल की उम्र में पहुंच गए तो भी आपको ये मर्ज़ हो सकता है। इसमें एज लिमिट नहीं है। ये किसी भी उम्र के किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे जवान को ये मर्ज़ हो सकता है। और इस मर्ज़ में सिर्फ एक ही सिम्टम सामने आता है, और वो सिम्टम है कि आपकी जिल्द के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा सिम्टम नहीं आता है। इसके हवाले से जो फास्ट फैक्ट हैं हमारे पास, उसमें एक तो बात ये कही जाती है कि इसका इलाज नहीं है, और ये एक लंबी एक कह लीजिए अरसे तक रहने वाली बीमारी है जो हो सकता है सारी ज़िंदगी आपके साथ चले। लाइफ लॉन्ग कंडीशन इसको कहते हैं। हो सकता है मरते दम तक आपके साथ ये मर्ज़ चले और ये मर्ज़ आपकी जान ना छोड़े। और इसके कॉजेज़ चूँकि मालूम नहीं है, लिहाजा तहकीक से ही जो बातें कही जाती हैं उनमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको शुमार किया जाता है कि हो सकता है कि इस वजह से ये मर्ज़ पैदा हुआ हो। उनमें एक तो पहला जो मेन फैक्टर या कॉज है, जो मैंने आपको कहा कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये विरासत में पाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे अफराद जो किसी ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर होता है वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। अगर सूरज की हिद्दत की वजह से, बहुत ज़्यादा शदीद सूरज की गर्मी की वजह से सन बर्न हो जाए, आपकी जिल्द जल जाए, उस सूरत में भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा दबाव डालने वाला, ऐसा स्ट्रेसफुल वाक़या पेश आया हो जिसने आपके दिल और दिमाग को बुरी तरह मुतासिर किया हो और उसके नतीजे में जो है ये मर्ज़ सामने आ जाए। लेकिन कोई डेफिनेट कॉज नहीं है इस मर्ज़ के लिए हमारे पास कि इस वजह से ये मर्ज़ पाया जा रहा है। लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारी जिल्द का जो कलर है वो हमारे पिगमेंट मेलानिन की वजह से है। जैसे ही वो पिगमेंट ख़त्म होता है हमारे जिल्द में ये मर्ज़ जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। मर्ज़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिनमें एक उसकी टाइप है लोकलाइज्ड लीकोडर्मा।
लोकलाइज्ड लिकोडर्मा से मुराद ये होता है कि बर्स के जो निशान हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते नहीं हैं, जिस्म के किसी किसी हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे आपकी कोहनी पे पाए जाएंगे या चेहरे के ऊपर पाए जाएंगे या घुटने के ऊपर पाए जा सकते हैं, लेकिन ये मर्ज़ जो है लोकलाइज्ड रहता है। लोकलाइज्ड का बेसिकली मतलब होता है मकामी तौर पर पाया जाने वाला, और ये मर्ज़ या ये दाग जिस हिस्से में पाए जाते हैं वहाँ से ये फैलते नहीं हैं। दूसरी इसकी जो टाइप है वो है सेगमेंटल। सेगमेंटल का मतलब होता है टुकड़ों की सूरत में पाया जाना, यानी ये आपकी बॉडी के किसी एक हिस्से में पाए जा सकते हैं, ये आपके चेहरे के ऊपर पाए जा सकते हैं, या आपके पेट के ऊपर दाग पाए जा सकते हैं, पैचेस जो बनते हैं, लेकिन ये भी नहीं फैलते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप जो इसकी पाई जाती है वो है जनरलाइज्ड लिकोडर्मा। इसमें ये लिकोडर्मा जो है बड़े पैमाने के ऊपर फैलता है। ये आपके चेहरे के ऊपर पाया जा सकता है, आपकी गर्दन पे पाया जा सकता है, आपके फोर आर्म पे, आपकी टांगों पे, आपके पेट पे, आपकी चेस्ट के ऊपर, ये जिस्म में कहीं भी पाया जा सकता है और ये फैलता है। और ख़ास तौर पर ये जो जनरलाइज्ड लिकोडर्मा है ये आपके उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ पर बाल होते हैं। इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा होता है। और मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि एक फ़ास्ट फैक्ट ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया में बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम उन्हें अनट्रीटेड नहीं छोड़ते हैं, हम किसी ना किसी तरह उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैं आपको फैक्ट और फाइंडिंग बता रही हूँ, मैं उस हवाले से आपके साथ बात कर रही हूँ। एक इसकी टाइप है एक्रोफेशियल लिकोडर्मा। ये लिकोडर्मा वो होता है जिसमें आपके जिस्म के ज़्यादातर वो हिस्से शुमार होते हैं, शामिल होते हैं जिन पर बाल नहीं पाए जाते, जैसे आपके होंठ हैं, जैसे आपकी हथेलियाँ, आपके तलवे, आपकी फिंगर्स की टिप्स हैं, आपके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर ये आमतौर पर दाग धब्बे पाए जाते हैं। लिकोडर्मा के हवाले से या बर्स के हवाले से बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं। मिथ कहते हैं फ़र्ज़ी बातों को, ऐसी बातें जो इतनी ज़्यादा फैलती हैं या इतना ज़्यादा आप कह लीजिए कि उनको फैलाया जाता है कि वो हकीकत का गुमान होने लगती हैं। तो लिकोडर्मा के हवाले से या बर्स के हवाले से भी बहुत सारी मिथ पाई जाती हैं, जिनमें एक पहली मिथ तो ये पाई जाती है कि ये छूत का मर्ज़ है। हालांकि ये छूत का मर्ज़ नहीं है, ये छूने से नहीं फैलता है। अगर घर में किसी एक फ़र्द को ये मर्ज़ पाया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं दूसरा फ़र्द जो है वो इसमें मुब्तला हो जाएगा। ये नज़ला ज़ुकाम खांसी की तरह नहीं फैलता है। लिहाजा इसके हवाले से जो मिथ पाई जाती है कि ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है, ये गलत बात है। इसके अलावा एक मिथ ये पाई जाती है कि ये विरासत में पाया जाता है, लेकिन ये भी एक मिथ है। जब तहकीकात हुई या डाटा इकट्ठा किया गया तो 30% जो पेशेंट थे उनमें ये बात सामने आई कि इनकी फैमिली हिस्ट्री में ये मर्ज़ पाया जाता है, लेकिन 70% पेशेंट के हवाले से ये बात सामने आई कि ऐसे मरीज़ों की फैमिली हिस्ट्री में ये मर्ज़ नहीं पाया जा रहा। लिहाजा वही बात कि ज़रूरी नहीं कि अगर घर का एक पेशेंट जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है तो दूसरे भी उसमें मुब्तला होंगे। लिकोडर्मा के जो मरीज़ होते हैं वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, उनमें सिर्फ जिस्म के ऊपर सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं, इसके अलावा उनमें कोई दूसरा मर्ज़ इससे रिलेटेड सामने नहीं आता है। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो एक नॉर्मल अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो आम लोगों की तरह बिल्कुल एक जिस तरह नॉर्मल ज़िंदगी आम लोग गुजारते हैं वो भी इस ज़िंदगी को गुजारते और एंजॉय कर सकते हैं। एक जो मिथ इसके हवाले से पाई जाती है वो ये कि ये पेशेंट को मर्ज़ नुकसान पहुँचाता है। हालांकि ये मर्ज़ जो है पेशेंट के किसी ऑर्गन को किसी तरह से भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। ये जहाँ पर होता है बस वहीं रहता है, इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम जो है वो इससे मुतासिर नहीं होता। एक मिथ इसके हवाले से ये पाई जाती है कि ये मर्ज़ जो है अगर एक जगह पे नमूदार हुआ है तो पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको इसकी टाइप्स में बताया कि ये लोकलाइज्ड होता है, सेगमेंटल होता है, ये हेडी एरियाज़ में पाया जा सकता है, ये नॉन हेडी एरियाज़ में पाया जा सकता है, सिवाय जर्नल जो हमारा लिकोडर्मा है। इसके अलावा बाकी लिकोडर्मा फैले ये ज़रूरी नहीं है, ये भी एक मिथ है। और एक मिथ जो
आर्टिकल्स वगैरह में दी गई है वो ये भी दी गई है कि लिकोडर्मा को ट्रीट नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि लिकोडर्मा को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये मर्ज़ क्योर नहीं होता है, एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। अगर ये मर्द इलाज के दौरान रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे, यानी आपकी बॉडी में अगर पिगमेंट बनना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई भी इलाज कर रहे हैं, कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाई ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन अगर 4 महीने के दौरान पिगमेंटेशन ना हो तो फिर आपको मेडिसिन जो है वो बंद करनी होगी। फिर उसका एक ही इलाज है कि पेशेंट जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाए। इस मर्ज़ के साथ जो कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं वो नफ्सियाती और कुछ माशरती प्रॉब्लम सामने आती हैं। नफ्सियाती तौर पर सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आएगी कि पेशेंट जो है वो अपना कॉन्फिडेंस खो देगा। ज़ाहिर है, जब आपके जल्द के ऊपर जगह जगह दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे और आपकी हैयत जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप अपना एतमाद खो देंगे और माशरती तौर पर लोग भी आपको कबूल कम ही करते हैं। ख़ास तौर पर उन बच्चे और बच्चियों को जिनकी अभी शादी होनी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। ज़ाहिर है, ये जो मैंने कहा कि माशरती तौर पर लोग आपको कबूल नहीं करते हैं, ये मैंने माँ बाप, बहन भाइयों या दोस्तों के हवाले से नहीं कहा। ये मैंने स्पेशली उन बच्चियों के या बच्चों के हवाले से कहा है जिनकी अभी शादी नहीं हुई और जिनकी अभी ज़िंदगी शुरू होनी थी। उन लोगों के लिए फिर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके अलावा इसके साथ एक और 2 कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि जो बर्स है वो 2 तरह से होता है, एक रेड कलर का होता है और एक वाइट कलर का होता है। जो रेड कलर वाला बर्स होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा करता है। गर्मी में उसमें हिद्दत पैदा होना शुरू हो जाती है और जलन होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि ऐसे मरीज़ जिनमें रेड कलर का बर्स पाया जाता है उन्हें हम मना करते हैं कि उन्होंने सूरज की गर्मी में या कमरे की गर्मी में या चूल्हे की जो गर्मी है उसमें अपने आप को नहीं रखना। उन्होंने अपने आप को ठंडी जगह पर रखना है, कोशिश करनी है अपने आप को ठंडी जगह के ऊपर रखने की। इसके अलावा सुनने के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और देखने के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये मर्ज़ जो है, इसमें सिवाय ये कि आपके जिस्म के ऊपर निशान पड़ते हैं, इसके अलावा ये किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करता। आपके किसी भी बॉडी के सिस्टम को नहीं छेड़ता, आपके किसी भी दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं करता। ये जल्द का एक मर्ज़ है और जल्द के ऊपर ही रह जाता है। होम्योपैथी में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर काम करते हैं और बर्स में हमारे पास सिर्फ एक ही साइन और सिम्टम आता है कि जल्द के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे बनते हैं। जो लोग होम्योपैथी को जानते हैं या जो पढ़ कर आए हैं उन्हें मालूम होगा कि ऐसे इमराज जिनमें हमें साइन और सिम्टम नहीं मिलते हैं वो तमाम के तमाम वन साइडेड डिज़ीज़ में आ जाते हैं। और वन साइडेड डिज़ीज़ जो है वो सोरा की मैनिफेस्टेशन है और सोरा जो है वो सल्फ़र की तरफ इशारा करती है। लिहाजा बर्स के इलाज में हम सल्फ़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बर्स की मेडिसिन देखें तो हमारे आम तौर पर डॉक्टर 2 मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करवाते हैं। एक आर्सेनिक सल्फ़ है और दूसरे हाइड्रोकोटाइल है। हाइड्रोकोटाइल को वो औरली भी यूज़ करते हैं और वो लगाने के लिए भी देते हैं। लेकिन हमने जब भी बर्स की मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है तो वहाँ हमने मियाज़मेटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। होम्योपैथी में हम जिस तरह से मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं आम तौर पर, वो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बर्स में चूँकि हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं मिलता, लिहाजा हम मियाज़मेटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बर्स के हवाले से जो हमारे पास बड़ी बड़ी मेडिसिन हमारे सामने आती हैं जिनसे हम मरीज़ का इलाज शुरू कर सकते हैं, वो कैलकेरिया कार्ब है, सिपिया, सिलिशिया, सल्फ़र जैसे मैंने आपको कहा, आर्सेनिक एल्बम है, एपिस मेलिफिका है, ब्राइटा मेयोर है, ब्राइटा कार्ब है। हम इन तमाम मेडिसिन को किसी ना किसी करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर ले सकते हैं। कैलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए कि कैलकेरिया के मरीज़ ढीले डाले, फ्लैबी, स्लगिश और थोड़े आप कह लीजिए कि मोटे ताज़े होते हैं। सिलिशिया के जो पेशेंट होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा जो है पसीना आता है कैलकेरिया कार्ब के मरीज़ों की तरह, और इन्हें सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और सिलिशिया के मरीज़ों में पस की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बनना पाई जाती है।
سپیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں کوالٹی پائی جاتی ہے کہ یہ تھوڑے انڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لا تعلق ہوتے ہیں۔ تو برس کے حوالے سے آپ نے جب بھی میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہمارے پاس جو 2 میڈیسن ہے ہائیڈروکوٹائل اور آرسینک سلف، جس کا بے تحاشا بے شمار استعمال کیا جاتا ہے، آپ بھی وہ میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن برس کے ٹریٹمنٹ میں ایک بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر پگمنٹیشن شروع نہیں ہوتی، جلد کا رنگ بدلنا نہیں شروع ہوتا، وہاں آپ نے علاج کو بند کر دینا ہے۔ وہاں پھر پیشنٹ کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ کاسمیٹک سرجری کروا لے۔ آپ اکارڈنگ ٹو سمٹم پیشنٹ کو میڈیسن دیجیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ برس 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو گرمی سے پیشنٹ جو ہے تکلیف میں آ جاتا ہے، وہاں آپ دیکھیے کہ گرمی سے پیشنٹ کی تکلیف جب بڑھ رہی ہے تو اس کو آرام کس چیز سے آ رہا ہے۔ اگر وہ ٹھنڈی چیزوں سے آرام محسوس کر رہا ہے یا اس کو افاقہ ہو رہا ہے تو اپس میلیفیکا کا استعمال کروائیے۔ اگر اس کی جلن کو گرمی سے آرام آ رہا ہے تو آپ اس کو آرسینک ایلبم کا استعمال کروائیے۔ آپ نے کسی بھی ایک کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر یا اگر پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہوئے آپ کو کوئی ٹوٹیلٹی آف سمٹم ملتا ہے تو آپ اس کی بنیاد پر میڈیسن کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ پیشنٹ کو آپ نے قائل کرنا ہے اس بات کی طرف، مائل بھی کرنا ہے کہ یہ ایک لمبا علاج ہے۔ اگر پگمنٹیشن شروع ہوئی تو آپ کا ٹریٹمنٹ جاری رہے گا، ورنہ آپ کا ٹریٹمنٹ بند ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے۔ کہنے کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ ناممکن کا لفظ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کی ڈکشنری میں ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہماری محنت قبول کر لے، اللہ پاک آپ کے مریض کی دل سے نکلی ہوئی اپنے حق میں دعا قبول کر لے اور آپ کے ہاتھوں سے شفا مل جائے۔ شکریہ۔